हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स का बेसिक तो आप सभी को पता ही है, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ए के साथ हम मतलब ए का इस्तेमाल हम कब करते हैं और एन का इस्तेमाल हम कब करते हैं और दा का इस्तेमाल हम कब करते हैं। अब उन कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल्स में, जो कि एक्चुअल में इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स चैप्टर की। हमेशा याद रखना है आपको कि जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला जो आर्टिकल होता है वो तो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ठीक है। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो जनरलाइज चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें दो आते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल में दो आते हैं, एक तो होता है ए और दूसरा होता है एन। एक तो होता है ए और एक होता है एन। ये हम ऑलरेडी पहले भी जानते होंगे कि ए का इस्तेमाल हम कब करते हैं और एन का इस्तेमाल कब करते हैं। जब आपके वोवल साउंड आ जाए और उस सिचुएशन में हम एन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए तो हम ए का इस्तेमाल कर लेते हैं। जो ये ए और एन होता है ये एक्चुअल में वीकर फॉर्म होती है। इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है वो कहलाती है वन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है वो वन होती है और जो वीकर फॉर्म होती है वो ए और एन होती है। किस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करेंगे वन का और किस सिचुएशन में इस्तेमाल करेंगे ए या एन का, ये डिसाइड करेगा कि उस सेंटेंस के अंदर किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है। अगर नंबर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस होगा तो हमें लिखना होगा वन, लेकिन अगर नंबर के ऊपर स्ट्रेस नहीं दिया होगा तो हम नॉर्मली ए भी लिख सकते हैं। सेकंड चीज, जो हमारा सेकंड आर्टिकल का जो टाइप होता है वो कहलाता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। और जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है ये निश्चित चीजों के लिए होता है। इसमें हमारा एक ही आता है, वो होता है दा। और ये जो दा आर्टिकल होता है ये वीकर फॉर्म होती है दिस दैट दीज और दोज की। सेकंड चीज, जो दिस दैट दीज दोज होते हैं ये हमारे ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। जब भी हम कोई बात करते हैं इशारा करके संकेतवाचक सर्वनाम, जैसे दिस इज माई बुक, तो वो डेफिनेट चीजों के लिए होगा। अब दिस का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें कोई स्ट्रोंग स्ट्रेस डालना हो, और अगर हमें वीक स्ट्रेस डालना होगा तो हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, दा का। और जो दा होता है या दिस दैट दीज दोज होते हैं ये सभी हमारे क्या होते हैं, डेफिनेट चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। अब यहां पे हमें एक चीज समझनी है कि आर्टिकल का इस्तेमाल हमें करना तो है, लेकिन किस सिचुएशन में करना है। तो सबसे पहली बात, जो आर्टिकल होता है इसकी डिसीजन कौन लेता है, लिसनर लेता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो लिसनर होता है वो डिसाइड करता है कि आर्टिकल कौन सा लगेगा। यहां पे जो सुनने वाला होता है, लिसनर होता है, वही डिसाइड करता है, या जो पढ़ने वाला होता है, कोई भी बुक है उसको रीड कर रहा है तो जो सुनने वाला हो जो पढ़ने वाला हो वो डिसाइड करेगा कि आर्टिकल ए लगेगा, एन लगेगा या फिर दा लगेगा। कैसे समझना, जैसे अगर कोई भी क्लास में एक बुक पढ़ाने लग रहा हो, ठीक है, जैसे टीचर एक बुक पढ़ाने लग रहा है और उस बुक के अंदर हम जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवीजन करने लग रहे हैं साथ के साथ। तो टीचर ने पढ़ाया स्टार्टिंग में, वंस देयर वाज डैश किंग, वंस देयर वाज डैश किंग। क्या हम किंग को जानते हैं? जो लिसनर है क्या वो किंग को जानते हैं? कौन सा किंग? नहीं जानते। तो अब जो सिचुएशन होगी वो कौन सी होगी, वो इंडेफिनेट होगी, क्योंकि हम किंग को नहीं जानते। जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, वो नहीं जानता कि किंग कौन सा था। अगर नहीं जानता तो यहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया है, जो सुनने वाला है उसे पता चल गया भी एक राजा की बात हो रही है। उस राजा के बारे में अगर हम दोबारा जिक्र करेंगे तो वो डेफिनेट हो गया, नहीं हो गया, वो डेफिनेट हो गया। अगर दोबारा राजा का जिक्र होगा तो हमें इस्तेमाल करना होगा दा, ठीक है। अब देखो, वंस देयर वाज ए किंग, यहां पे तो हमें नहीं पता था। अब दोबारा बात आती है किंग की तो हमें क्या लिखना होगा, दा। द किंग हैड, द किंग हैड डैश ब्यूटीफुल डॉटर। जो राजा थी उसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। अब यहाँ पे क्या हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है डॉटर, क्या हम डॉटर को जानते हैं? नहीं जानते। लिसनर ने फर्स्ट टाइम सुना है तो यहाँ पे ए ब्यूटीफुल डॉटर, ठीक है। ए क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो डॉटर है उसको हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है, जो लिसनर है वो उसके बारे में नहीं जानता, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें डॉटर की तो उसके साथ अब दा लग जाएगा। अगर मैं शी ना लिख के ऐसे लिखता डॉटर बोट तो मैं क्या लिखता,
द डॉटर बॉट। ठीक है, अब यहां पे हमने शी लिख दिया। शी बॉट डैश ब्लू पैरेट, वो एक नीले रंग का तोता लेकर आई। अब यहां पे जो पैरेट है इसका फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ए। अब यहां पे अगर हम पैरेट का फिर से जिक्र करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, द पैरेट। ठीक है, क्या लिखेंगे, द पैरेट, क्योंकि हम उसको पहले से समझ चुके हैं। तो जो लिसनर होता है वही डिसाइड करेगा कि यहां पे ए आएगा या द आएगा। ठीक है, इसको मैं आपको और अच्छे एग्जाम्पल से आगे समझाऊंगा। अभी के लिए आप इतना ही याद रखें कि जो लिसनर होता है वही डिसाइड करता है कि आर्टिकल कौन सा आएगा, ए, एन या द। ठीक है, अब देखो कुछ एक दो सेंटेंस हैं, उनको देख लेते हैं। आपको ये चीज नोट कर लेनी है, अगर नंबर पर स्ट्रेस डालना होगा, अगर हमें नंबर पर स्ट्रेस डालना है तो वन का इस्तेमाल करना है, और अगर हमें नंबर पर स्ट्रेस नहीं डालना है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे या एन का। जैसे कुछ सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, आई नीड ओनली ए 100 रुपी नोट। आई नीड ओनली ए 100 रुपी नोट। अब इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एडवर्ब आया हुआ है ओनली। आप डायरेक्टली लिख देते आई नीड ए 100 रुपी नोट, तो ये सही सेंटेंस होता। लेकिन मुझे केवल 100 रुपए चाहिए, इस बात पे स्ट्रेस डालने के लिए मैंने ओनली लिखा हुआ है। अगर यहां पे मैंने ओनली लिखा हुआ है तो एक्चुअल में ये स्ट्रेस डाल रहा है। अगर ये स्ट्रेस डाल रहा है तो यहां पे ए नहीं वन आएगा। ये किस पे स्ट्रेस डाल रहा है, उस नंबर पे स्ट्रेस डाल रहा है कि मुझे एक 100 का नोट चाहिए, तो जो एक 100 का नोट है तो उसके लिए हम वन लिखेंगे। अगर यहां ओनली नहीं होता तो हम डायरेक्ट लिख देते आई नीड ए 100 रुपी नोट। लेकिन ओनली लिखने की वजह से उस नंबर पर स्ट्रेस डल रहा है, इस वजह से यहां पे एक ही जगह क्या आएगा, वन। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस है, आवर 1000 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट एट द सेमिनार। अब यहां पे हम देख रहे हैं, अगर डायरेक्ट लिख देते 1000 स्टूडेंट या थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट तो सही होता। लेकिन आवर लिखने की वजह से यहां पे क्या पड़ रहा है, नंबर पर स्ट्रेस पड़ रहा है। अगर नंबर पर स्ट्रेस पड़ रहा है तो यहां ए नहीं क्या लिखना पड़ेगा, वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो होप आपको स्टार्टिंग का जो बेसिक है आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट वो अच्छे से क्लियर हो गया है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप से हम आर्टिकल को लिखते हैं। ये बात तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिसनर होता है वही डिसाइड करता है कि आर्टिकल कौन सा आएगा। और इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, ब्रिंग मी डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम। और आपको ऑप्शन दिया है ए, एन और द। एन तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे चे की ध्वनि है और यहाँ पे रे की ध्वनि है, तो ऑप्शन हमारे पास ए और द के बचते हैं। अब माइंड में आ रहा होगा कि ब्रिंग मी ए चेयर फ्रॉम द रूम, ऐसे आएगा। लेकिन अगर कोई आपसे रीजन पूछ ले कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे ए और यहाँ पे द क्यों आया, तो इसका डिसीजन कैसे करोगे। ये डिसीजन जो होता है ये मैं आपको कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे समझना, मान लो एक ये कमरा है और एक ये कमरा है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चेयर हैं, इसमें भी बहुत सारी चेयर्स हैं। अब यहां पे मान लो ये पिताजी हो गए और यहां पे आप हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या, मान लो कोई ऑर्डर देते हैं, पिताजी ने ऑर्डर दिया कि जा भाई रूम से एक कुर्सी लेके आ। अब देखो ऑप्शन कैसे हैं, आपके पास दो रूम है, ठीक है, और दोनों में कुर्सियां हैं। जैसे ही ऑर्डर दिया कि भैया कुर्सी लेके आओ, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो आप रूम नंबर 1 में चले जाओ, चाहे रूम नंबर 2 में चले जाओ। क्या रूम डेफिनेट है, रूम तो डेफिनेट है नहीं, कोई से भी रूम में जा सकते हो। तो अगर डेफिनेट नहीं है तो इस सिचुएशन में आप क्या लिख सकते हो, द रूम। ठीक है, क्योंकि डेफिनेट तो है नहीं, तो यहां पे क्या लिख सकते हो, ए रूम। यहां पे आएगा ए रूम, क्योंकि जो रूम है वो डेफिनेट नहीं है। अब सेकंड चीज,
अगर इस रूम में चला गया, ठीक है, मान लेते हैं इस रूम में चला गया, क्या कोई कुर्सी डेफिनेट है? कोई सी भी कुर्सी डेफिनेट नहीं है। कोई सी भी कुर्सी उठा लाओ तो ये भी डेफिनेट नहीं है। अगर रूम नंबर 1 में चला गया तो इसमें कोई कुर्सी डेफिनेट है? इसमें भी कोई भी कुर्सी डेफिनेट नहीं है। तो इसमें से भी कोई सी भी कुर्सी उठा के ला सकते हो। तो यानी कि अगर डेफिनेट है ही नहीं तो दोनों में ए आ गया। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब देखो मैं तुम्हें दूसरी सिचुएशन देता हूं। दूसरी सिचुएशन क्या है समझना। अब क्या है कि जो रूम है वो एक ही है और कुर्सियां बहुत सारी हैं, ठीक है। अब दोबारा से सिचुएशन को बदलते हैं और फिर से ऑर्डर मिलता है कि अभी ब्रिंग मी डैश चेयर फ्रॉम डैश रूम, मेरे लिए कुर्सी लेके आओ। अब आप गए। अब आपके पास ऑप्शन कितना है? एक ही है। ये तो डेफिनेट है, इसी कमरे में जाएगा। अगर कमरा डेफिनेट हो गया है तो इस सिचुएशन में रूम के साथ फिर डेफिनेट आर्टिकल दा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रूम है वो क्या है? डेफिनेट है। अच्छा, कुर्सी कोई सी भी उठा के लेके आ सकता है। अगर कोई सी भी कुर्सी उठा के लेके आ सकता है तो ये तो इंडेफिनेट हो गया, तो ए आ गया, ठीक है। हम तीसरी सिचुएशन देख लेते हैं। तीसरी सिचुएशन क्या है? एक ही कमरा है, एक ही कुर्सी है। एक ही कमरा है, एक ही कुर्सी है। दोबारा फिर से ऑर्डर मिला कि कुर्सी लेके आओ। तो पक्का गारंटी है जो लिसनर है, ये जो हम हैं, ये जो लिसनर है, ये इसी कमरे में जाएगा और इसी एक कुर्सी को उठाएगा। हो गया, कंफर्म है। तो अगर दोनों चीज डेफिनेट हैं तो चेयर के साथ भी दा लग जाएगा और रूम के साथ भी दा लग जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो लिसनर होता है वही डिसाइड करता है कि आर्टिकल कौन सा लगेगा, ठीक है। अब हम समझते हैं एक दो चीजों को कि अगर कोई चीज डेफिनेट हो जाए, कोई चीज हम डेफिनेट बना भी लेते हैं, बता करके क्या कर लेते हैं, उस चीज को डेफिनेट बना भी लेते हैं, तो भी हम दा लगा सकते हैं। कोई भी चीज है, मान लो लिसनर को नहीं पता है, तो हम लिसनर को याद करवा के कि देखो ये चीज है, फिर वो उसको हाँ भरवा के तब भी हम उस चीज को डेफिनेट करवा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई विल मीट यू इन द पार्क, मैं तुमसे पार्क में मिलूंगा। दैट इज लोकेटेड बिहाइंड सिटी शॉप, जो कि कहां पे लोकेटेड है? सिटी के, मतलब सिटी शॉप के बिहाइंड पे लोकेटेड है, ठीक है। अब यहां पे जो ये पार्क है, ये जो पार्क है, इसके साथ हमने क्या लगा रखा है? द आर्टिकल लगा रखा है। इन यहाँ पे प्रपोजिशन है और जो पार्क है ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे द लगा हुआ है, क्या ये सही है या गलत है? देखो समझना, आई विल मीट यू इन द पार्क, वट काइंड ऑफ पार्क, किस प्रकार का पार्क है, इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है ये वाली क्लोज, दैट इज लोकेटेड बिहाइंड सिटी शॉप। अगर ये वट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो ये क्या बन गई? हमारी एडजेक्टिवल क्लोज बन गई, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें बता चुका हूं। हमें पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकालने हैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए बता देता हूं। हु से जब भी क्वेश्चन करोगे तो उसके रिप्लाई हमारे सब्जेक्ट होते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। होम से जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसके जो आंसर होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। व्हाट से जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो वो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकते हैं, सेंटेंस पे डिपेंड करता है। और ये नॉर्मली नॉन लिविंग के लिए चलते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी वट का इस्तेमाल किया जाता है। वट काइंड ऑफ के जो आंसर होते हैं, वट काइंड ऑफ से जब आप क्वेश्चन करते हो तो उसके जो आंसर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। व्हेन वेयर हाउ के जो रिप्लाई होते हैं, व्हेन वेयर और हाउ के जो आंसर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे जो दैट है वो क्या है? कंजंक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये पूरी की पूरी जो क्लोज बन रही है ये क्या है? हमारी एडजेक्टिवल क्लोज है। और ये जो एडजेक्टिवल क्लोज है ये क्या कर रही है? इस पार्क को डेफिनेट कर रही है। क्या कर रही है? डेफिनेट कर रही है, इसकी क्वालिटी बता रही है पार्क की, कि कौन सा पार्क है जो कि सिटी शॉप के बिहाइंड में लोकेटेड है। तो यहां पे अगर ये डेफिनेट कर रही है तो ये जो द आर्टिकल है ये क्या है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस है, आई विल मीट यू इन द पार्क दैट इज लोकेटेड बिहाइंड सिटी शॉप, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मैं ये एडजेक्टिवल क्लोज ना लिखूं, अगर मैं ये एडजेक्टिवल क्लोज ना लिखूं तो उस सिचुएशन में आप यहां पे लिख सकते हो आई विल मीट यू इन ए पार्क,
ठीक है, तो ए भी आ सकता है। डेफिनेट होने की सिचुएशन कब बनती है, जब इसको डिफाइन करने के लिए कोई क्लोज लिख रखी है, कोई फ्रेज लिख रखी है। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। अजय वॉज हिट बाय ए बाइक नियर द स्टेशन। अब यहां पे जो बाइक है इसके साथ मैंने एक आर्टिकल ए लगा रखा है। अब एक चीज समझना, जो अजय है उसको बाइक ने हिट कर दिया है स्टेशन के पास। ठीक है, अब जो वो बाइक होगी जिसने हिट किया होगा अजय को, क्या वो डेफिनेट होगी? बिल्कुल डेफिनेट होगी। भाई वो जो स्पेशल बाइक है जिसने अजय को हिट किया है वो तो होगी, वो तो कंफर्म होगी। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूं, अजय वाज हिट बाय बाइक नियर द स्टेशन, यहां पे जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसको तो नहीं पता ना कौन सी बाइक है। समझ में आ रही है बात? हमें तो पता है कि कौन सी बाइक है, लेकिन जो सुनने वाला है उसको नहीं पता वो कौन सी बाइक है। तो आर्टिकल कौन डिसाइड करता है? सुनने वाला। अगर आर्टिकल सुनने वाला डिसाइड करता है तो उसे तो नहीं पता कौन सी बाइक है, तो यहां पे जो ए आर्टिकल है वो क्या है? सही है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं? तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को आगे और फर्दर डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज और हम समझ लेते हैं कि जो ए और एन होता है ना, इसकी वीकर फॉर्म तीन होती हैं। एक तो हमने वन को डिस्कस कर लिया, दूसरी ए और एन की वीकर फॉर्म होती है ऑल, और इसकी एक और वीकर फॉर्म होती है जिसको हम एनी बोलते हैं। ठीक है, एनी तब ही इसकी वीकर फॉर्म होती है जब हम इसको जनरलाइज करते हैं, नॉर्मली सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे समझना, एक सेंटेंस है, मोहन प्रेफर ए बाइक टू ए स्कूटी। मोहन किसको प्रेफर करता है? बाइक को ज्यादा प्रेफर करता है बजाय की स्कूटी। यानी मोहन बाइक से जाना ज्यादा बेटर समझता है बजाय की स्कूटी के। अब यहां पे जो ए बाइक और ए स्कूटी लिखा हुआ है, यहां पे जो ए आर्टिकल लगा हुआ है, इसका जो मीनिंग है एक्चुअल में वो क्या है? ऑल है। यानी कि अगर मोहन के बारे में बात की जाए तो उसको बाइक भी पसंद है और स्कूटी भी पसंद है। ठीक है, लेकिन वो बाइक को ज्यादा प्रेफर करता है बजाय कि स्कूटी के। तो यहां पे जो ए है वो क्या है? ऑल है। और बाइक मीन्स सभी बाइक। तो ये जनरलाइज बात कर रहा है सभी के बारे में। तो आपको याद रखना है, जो ए आर्टिकल होता है यानी जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, इनका वीकर फॉर्म एक और होती है, वो क्या होती है? मतलब एक ये फॉर्म भी होती है ऑल। हम ऑल की सेंस में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। वन स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है, ऑल स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है, एनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होती है, और इन सब की वीकर फॉर्म क्या कहलाती है? ए और एन कहलाती है। कहने का मतलब हम इनकी जगह पे ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे एक सेंटेंस है, ही टुक ए पेपर एंड रोट हिज मोबाइल नंबर ऑन इट। उसने एक कागज का पेपर लिया और उसने अपना मोबाइल नंबर उस पर लिख दिया। अब यहां पे अगर हम देखें तो एक आर्टिकल लगा हुआ है ए, लेकिन ये जो पेपर जो होता है, पेपर एक मेटीरियल नाउन है, और मेटीरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते। अगर हम गिन नहीं सकते तो इसके साथ आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो ये गलत है। आपको अगर फिर भी लिखना हो तो आपको लिखना होगा ए आर्टिकल के साथ ए पीस ऑफ पेपर, या अगर आपको डायरेक्ट गिनती करनी है तो आप लिख सकते हो ए पेज, या आप लिख सकते हो ए शीट ऑफ पेपर। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को सही कर सकते हो। या तो आप इस आर्टिकल को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर है ये क्या है? हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां से आपको एक चीज नोट डाउन कर लेनी है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके साथ ए और एन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप ए और एन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात करनी है, यहां पे लिख देता हूं मैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
तो उसके साथ आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ए आ सकता है, एन आ सकता है, जो भी सिचुएशन होगी, और द आ सकता है। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम ए और एन नहीं लिख सकते। अनकाउंटेबल के साथ आप दा लिख सकते हो, वो आगे फर्दर डिस्कस करते हैं हम। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट सेंड एसएमएस टू हिम एज ही मस्ट बी वरीड अबाउट यू। तुम्हें उसे एक एसएमएस कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा तुम्हारे प्रति वरी हो सकता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये टेंशन में हो सकता है, इसलिए उसको एक एसएमएस कर दो। अगर हम एसएमएस को देखें तो ए की ध्वनि आई हुई है। अगर ए की ध्वनि आई हुई है तो यहाँ पे आर्टिकल एन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल एन। अगर आपको हिंदी के साउंड अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको ये सभी साउंड मिल जाए, ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ओ, ये वाले साउंड मिल जाएं तो इनके साथ आप एन का इस्तेमाल करें, ए एन, ठीक है। नेक्स्ट है, माई अंकल इज ए एसबीआई एम्प्लॉय इन हरियाणा। मेरे जो अंकल है एसबीआई एम्प्लॉय है। ए की ध्वनि है तो एसबीआई की ध्वनि है तो एन आ जाएगा, ठीक है। ध्वनि पे ही आर्टिकल लगाना है। माई अंकल इज एन एसबीआई एम्प्लॉय। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, इज फादर इज ए सेबी एम्प्लॉय, ठीक है। सेबी क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे से की ध्वनि है, तो से की ध्वनि तो इसमें आती नहीं, तो ये जो ए है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, आर्टिकल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आर्टिकल के कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर सम वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए वोवल साउंड बट हैविंग ए कॉन्सोनेंट। देखो समझना, सम वर्ड स्टार्टिंग विद ए वोवल बट हैविंग ए कॉन्सोनेंट साउंड। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्टार्टिंग तो वोवल से होते हैं, यानी इनका जो पहला शब्द होता है वो ए ई आई ओ यू होता है, लेकिन इनके अंदर जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। अब जो आर्टिकल लगते हैं वो साउंड के बेसिस पे लगते हैं, ना कि वर्ड्स के बेसिस पे, ठीक है। तो इस वजह से इन सभी के साथ देखो, वैसे तो आया हुआ है यू यू, इनके साथ आप आर्टिकल एन नहीं लगा सकते, इनके साथ आपको आर्टिकल ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साउंड आ रहा है यू का। तो सम वर्ड स्टार्टिंग विद ए वोवल बट हैविंग ए कॉन्सोनेंट साउंड, ये कुछ ऐसे शब्द हैं। जैसे हो गया यूनिट, यूनिट में यू ध्वनि आ रही है। यूनिक, यूटोपिया, यूटोपिया मीन्स क्या होता है? सपनों की दुनिया, ठीक है। इमेजिनरी वर्ल्ड। यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनियन, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का कई बार पेपर में एरर पूछ लिया जाता है, यहां पे ए आएगा ना कि एन, ठीक है, यू की साउंड है। यूरोपियन, यूलोजी, यूलोजी मीन्स होता है गुणगान, ठीक है, किसी की तारीफ। इसके बाद आता है हमारा सम वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्टार्टिंग तो होते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनके अंदर जो साउंड होती है वो एक वोवल की साउंड होती है, और उनके साथ फिर हम अगर वोवल की साउंड है तो हमें एन आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हो गया आवर, एयर, हेयरस, ये क्या होता है? उत्तराधिकारी। ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनरेरी। ऑनरेरी मीन्स होता है जब आपको पोस्ट तो मिल जाती है लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलती। एसएमएस, आरटीआई, एमएनसी, एलएलबी। इसके अलावा कुछ शब्द जो यहां से स्टार्टिंग होते हैं, एफ एम एच एल एन एस आर एक्स, इनसे स्टार्टिंग होने वाले शब्द के अंदर जो साउंड आती है वो क्या होती है? वोवल साउंड होती है, और जो वोवल साउंड होने की वजह से इनके साथ क्या लगाना पड़ता है? एन आर्टिकल लगाना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम और आगे कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ सेंटेंस हैं, उनको देखते हैं।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर नाउन के साथ किस सिचुएशन में हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली हमेशा याद रखना है, जो प्रॉपर नाउन होता है इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, इसके साथ हम आर्टिकल का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और जिस सिचुएशन में जब हम इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल कर लेते हैं तो एक्चुअल में ये प्रॉपर नाउन ना रह करके क्या बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब कॉमन नाउन बनता है तो ये दो सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। जब ये कॉमन नाउन बन जाता है तो इस ए का मीनिंग जो हो जाता है वो हो जाता है लाइक, इसका मीनिंग बन जाता है के जैसा। ठीक है, क्या बन जाता है, के जैसा। देखो समझना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर इट। अगर हम प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तो उस सिचुएशन में हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लिखना पड़ता है। देखो कैसे, जैसे पहला सेंटेंस है, हिज फादर इज हिटलर, उसके पिताजी क्या हैं, हिटलर हैं। और क्यों है हिटलर, एंड ही स्कोल्ड्स हिम अलॉट, और उसको हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हिटलर जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन जो अपने आप में एक हिटलर होगा वो तो पिताजी हो नहीं सकते, वो तो उसके जैसे होंगे। हिटलर तो अपने आप में एक था ना, तो उसके एक्चुअल में जैसे होंगे। अगर हमें ये मीनिंग सेंस कन्वे करना है कि उसके पिताजी हिटलर के जैसे हैं, तो इस सिचुएशन में हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ए आर्टिकल है और हिटलर के साथ जैसे हमने ए आर्टिकल लिख दिया तो ये क्या बन गया, हमारा एक कॉमन नाउन बन गया। और यहाँ पे जो ए आर्टिकल है इसका मीनिंग है लाइक, मीन्स के जैसा। जैसे अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक बार एक आंदोलन सा चला था, उसमें क्या बोल रहे थे, आई एम अन्ना। सभी क्या बोल रहे थे, मैं अन्ना हूं। ठीक है, एक अन्ना आंदोलन चला था ना, उसमें सभी ने कहा था मैं भी आम आदमी हूं, ऐसे आई एम अन्ना। लेकिन जो खुद अन्ना होगा वो तो बोलेगा आई एम अन्ना, लेकिन जो उसके जैसे हैं, उसके विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं, वो क्या बोलेंगे, आई एम एन अन्ना, हम अन्ना के जैसे हैं। ठीक है, जैसे आई एम गांधी, ऐसे नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आई एम ए गांधी, गांधी के जैसे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हिटलर ना हो करके क्या लिखना पड़ेगा, ए हिटलर। और यहाँ पे ये क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, उसके पिताजी हिटलर के जैसे हैं और वो उसे, मतलब उस लड़के को बहुत ज्यादा डांटते फटकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, डोंट ट्राई टू जंप ओवर द वॉल। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, जंप ओवर द वॉल, वॉल से ऊपर छलांग लगाने की कोशिश मत करो, दीवार से ऊपर छलांग लगाने की कोशिश मत करो। क्यों, यू आर नॉट अक्षय कुमार, तुम अक्षय कुमार नहीं हो। अब अक्षय कुमार तो वो नहीं है, एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है, तुम अक्षय कुमार के जैसे नहीं हो। तो यहाँ पे जो अक्षय कुमार है ये तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हमें सेंस देना हो के जैसा तो एन अक्षय कुमार, क्या लिखना पड़ेगा, एन अक्षय कुमार। और यहाँ पे जो ये फिर अक्षय कुमार हो गया, ये क्या हो गया, हमारा एक कॉमन नाउन बन चुका है, और कॉमन नाउन के साथ फिर ए और एन लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, समुद्रगुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है भारत का। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम किसी नाउन को स्पेसिफिक करना चाहते हैं, अगर हम किसी नाउन को स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो उस नाउन को स्पेसिफिक करने की एक कंडीशन होती है, आपको लिखना पड़ता है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, और ये जो ऑफ होता है ये क्या बताता है, अपार्ट, हिस्सा बताता है। ठीक है, और जब हम किसी चीज को स्पेसिफिक करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, वो स्पेसिफिक नाउन, ऑफ और एक नाउन। ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। और यही यहां पे लिखा हुआ है नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इंडिया भी क्या है, नाउन है। अब जैसे ही हमने ये स्पेसिफिक कर दिया कि समुद्रगुप्त, कौन सा समुद्रगुप्त इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, तो इस सिचुएशन में स्पेसिफिक बन जाता है नाउन, और इससे पहले हमें लगाना पड़ता है द। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं जींद में रानी तालाब। ठीक है, रानी तालाब क्या है, एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफिक करना चाहूं, कौन सा रानी तालाब,
तब स्पेसिफिक करने की वजह से इसके साथ क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। जैसे द रानी तालाब ऑफ जींद। तो इस प्रकार हम अगर किसी चीज को स्पेसिफिक कर देते हैं तो उसके साथ भी हमें द आर्टिकल लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कालिदास वाज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसको आपको बुक्स में ऐसे मिल जाएगा कि जब हम कभी किसी चीज का कंपैरिजन करते हैं तो उसके साथ भी हम द आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस सिचुएशन में हम उस चीज को स्पेसिफिक कर रहे हैं और स्पेसिफिक की सिचुएशन में हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं दा के यूजेस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं द आर्टिकल की, कि द आर्टिकल किन किन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये लिस्ट पता होनी चाहिए। सबसे पहले है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सभी के साथ हमें द का इस्तेमाल करना पड़ता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हो गया द गिटार, ऐसे। सेकंड है पार्ट्स ऑफ बॉडी। बॉडी के पार्ट्स के साथ भी हमें द का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद जियोग्राफिकल लोकेशन, फिजिकल पोजीशन। जियोग्राफिकल लोकेशन के बाद क्या है, फिजिकल पोजीशन। सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी कौन से होते हैं, जो चांद सितारे होते हैं, ये सभी हमारे सन हो गया, मून हो गया, इनके साथ। ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड्स के समूह के साथ भी हमें दागा इस्तेमाल करना होगा। सीज, इसके अलावा ओशियंस, रिवर्स, गल्फ, माउंटेन रेंज, सभी के साथ दा लिखेंगे। याद रखें, माउंटेन के साथ नहीं लिखेंगे, माउंटेन रेंजेस के साथ लिखेंगे, द हिमालयास ऐसे। या चोटी के साथ भी नहीं, जैसे हिमालय की जो चोटी है उसके साथ नहीं लिखेंगे, केवल माउंटेन रेंजेस के साथ लिखेंगे। लेकिन अगर हम किसी चीज को स्पेशल कर देते हैं तो उसके साथ हम किसी के साथ भी दा लगा सकते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हमें दा लिखना पड़ता है। न्यूज़पेपर के साथ भी हमें दा लिखना पड़ता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। होटल्स के साथ, जो फेमस होटल्स हैं। ट्रेन्स के साथ, शिप्स के साथ, जैसे द आईएनएस विक्रांत। ट्रॉफीज के साथ, जैसे द वर्ल्ड कप। मैगजीन्स के साथ, हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ, जैसे 1857 की क्रांति, द रिवोल्ट ऑफ 1857। होली बुक्स, जो पवित्र पुस्तकें होती हैं, उनके साथ भी हमें दा लिखना पड़ता है। फेमस बिल्डिंग, जैसे द ताजमहल हो गया, उसके साथ भी हमें दा का इस्तेमाल करना होगा। डेजिग्नेशन, जो पोस्ट होती हैं, बड़ी पोस्ट होती है, उनके साथ दा लिखना पड़ता है, जैसे जो नेता की पोस्ट है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसे। डायनेस्टी, डायनेस्टी के साथ भी लिखना पड़ता है, जो राजवंश होते हैं उनके साथ भी, द गुप्ताज, द मौर्यास। फैमिली इन प्लूरल्स, जैसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं द यादवाज, द पांडवाज, या द गुप्ताज, ऐसे हम इस्तेमाल कर लेते हैं, द शर्माज। ठीक है, तो इस तरीके से। डायरेक्शंस के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट। कम्युनिटीज के साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। पीपल व्हेन प्रेसिडेड बाय एन एडजेक्टिव, पीपल ऐसे व्यक्ति जिनके बाद कोई एडजेक्टिव लिखा जाता है, उनके साथ भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हमारे एग्जाम में यहीं से पूछ ले जाते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ आइलैंड से, ओशियन से, रिवर से, या सेलेस्टियल बॉडीज के साथ, जियोग्राफिकल लोकेशन, यहीं से आपके नॉर्मली दा के यूज पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले आप इस पूरी लिस्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक ये और रह गया है, इसको भी समझ लेते हैं, कंट्रीज इन प्लूरल। कुछ कंट्री होती हैं जिनके साथ हमें दा का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे द यूएसए, यूके, यूएई। यूएई की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएसएसआर, ग्रेट ब्रिटेन, आयरिश किंगडम्स, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज। ये सभी ग्रुप ऑफ आइलैंड होते हैं। ठीक है, इन सभी के साथ भी हमें दा का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जियोग्राफिकल में, जैसे पंजाब के साथ हमेशा कई बार पेपर में आ जाए तो उसके साथ दा लगाना पड़ता है। लेकिन दूसरी चीज, अगर जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तभी हम पंजाब के साथ दा लिखेंगे। अगर पॉलिटिकल सिचुएशन में या पॉलिटिकल स्टेट के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो पंजाब के साथ हम दा नहीं लिख सकते। जैसे अगर हम बात करें कि
द एरिया ऑफ पंजाब इज वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे द पंजाब लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि हम जियोग्राफिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। क्लियर है जी ये चीज? सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक चीज को ध्यान से समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, कि कंट्रीज के साथ कैसे दा का इस्तेमाल करना है। कंट्रीज के साथ नहीं करना, कंट्रीज अपने आप में एक प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन कंट्रीज का एक समूह होता है, उस समूह के साथ हमेशा आपको दा का इस्तेमाल करना है। तो ये पॉइंट आप लिख लें, कंट्रीज के समूह के साथ हमेशा दा का यूज करें। अब कंट्रीज क्या होती हैं? जब कंट्रीज होती हैं वो एक साथ मिलकर एक साथ आती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं? स्टेट्स बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? स्टेट्स बन जाती हैं। और उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ कंट्रीज। जैसे एक ये है यूएसएसआर, ये क्या इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रशिया। ये क्या है? यूनाइटेड होके बनी हुई है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूएसएसआर। तो इसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा? दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और आता है, वो आता है पंजाब का कॉन्सेप्ट, कि कई बार तो हम पंजाब के साथ दा का इस्तेमाल करते हैं और कई बार हम पंजाब के साथ दा का इस्तेमाल नहीं करते। किस सिचुएशन में हम दा का इस्तेमाल करते हैं वो समझ लेना। अगर हम जियोग्राफिकल के हिसाब से पंजाब का सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हमेशा दा लिखना पड़ेगा। एक्चुअल में जो पंजाब है, ये पंच का मीनिंग क्या है? पंच का मीनिंग है पांच नदियों का समूह। पहले यहां पे सात नदियां थी, ठीक है, अब कितनी है? पांच है। तो पंच की वजह से पंच बना। और आब मीन्स होता है पानी, ठीक है। आब मीन्स क्या होता है? पानी। पहले इसका नाम क्या था? सप्त सांधव प्रदेश था, क्योंकि सात नदियां बहती थी। पांच नदियों के नाम से इसका नाम पंजाब पड़ा है। तो जब हम इसको जियोग्राफिकल स्टेट की बात करते हैं तो इसके साथ हमें दा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, तो हमें इसके साथ दा नहीं लिखना। जैसे एक देखो, भगवंत मान इज द सीएम ऑफ पंजाब। अब यहां पे मैं नॉर्मली पॉलिटिकल बात कर रहा हूं कि जो भगवंत मान है वो सीएम है पंजाब के, तो इस सिचुएशन में जो पंजाब है इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं जियोग्राफिकल स्टेट की, जैसे द एरिया ऑफ पंजाब, अब यहां पे हमें दा लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, यहां पे दा आएगा। क्यों? क्योंकि हम वहां के एरिया की बात कर रहे हैं, जियोग्राफिकल बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हमें दा का इस्तेमाल करना होगा। सेंटेंस दोनों बिल्कुल सही हैं। तो होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस सिचुएशन में तो हमें दा का इस्तेमाल करना है और कब हमें इस्तेमाल नहीं करना। जियोग्राफिकल स्टेट की बात करोगे तो दा का इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम जियोग्राफिकल नहीं नॉर्मल बात करें या पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो उसके साथ दा का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कंट्री के साथ नहीं, कंट्रीज के समूह के साथ ही हमें दा का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी स्टार्टिंग में हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कब हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो कुछ सेंटेंस हैं, देखते हैं। पहला सेंटेंस है, हरि प्रसाद चौरसिया प्लेड ए फ्लूट एट द रिपब्लिक डे सेरेमनी। अब एक चीज जो आपको याद रखनी है, मैंने आपको लिखवाया था, इसको आप नोट भी कर सकते हो, कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके साथ हमें दा का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन सिर्फ तब ही दा का इस्तेमाल करना होता है जब इनको बजाने की सेंस में यूज किया जाए। कहने का मतलब है, जब आपको जैसे फ्लूट है, सेंटेंस में मिल जाए प्ले, लर्न, ठीक है, ये मिल जाए। हम जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने के सेंस में इस्तेमाल करेंगे तब ही हम उसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मानेंगे। जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ठीक है, वायलिन बजाने की, फ्लूट बजाने की, बांसुरी बजाने की, तो उस सेंस में ही हम इसके साथ दा का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम किसी शॉप से कोई फ्लूट, कोई गिटार खरीद के लेके आते हैं तो उसमें कोई बजाने की सेंस नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जब हम
क्या कर रहे हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को गा रहे हो, बजा रहे हो, तब उस सेंस में हम दा का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है इसमें हरि प्रसाद चौरसिया क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मानेंगे, तो इसके साथ हमें दा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें तो वो क्या कर रहा है, एक बांसुरी को अंकल अपने अंकल की शॉप से लेके आया है, तो यहाँ पे किसी प्रकार की बांसुरी या गिटार को बजाने की सेंस नहीं है, तो इस सेंस में हमने यहाँ पे जो ए आर्टिकल है वो सही है। ठीक है, जब बांसुरी का जो सेंस है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में गाने बजाने के लिए किया जाए तभी उसके साथ दा लगाएंगे। नॉर्मली वो क्या बन जाता है कि नॉर्मल आपका कॉमन नाउन बन जाता है और उस सेंस में आप उसके साथ ए आर्टिकल लगाएंगे। तो सेकंड में ए सही है और जो फर्स्ट है उसमें ए की जगह दा लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। थर्ड में चलते हैं, इक्वेटर डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब जो इक्वेटर शब्द है ये तो जियोग्राफिकल पार्ट का आ गया, ठीक है, तो इसके साथ भी मैंने बताया था जियोग्राफिकल स्टेट की सेंस में हमेशा क्या लिखना पड़ता है, दा, तो आपको इक्वेटर से पहले क्या लिखना पड़ेगा, दा लिखना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में चलते हैं, द थीफ हिट हिम ऑन नोज व्हेन ही ट्राई टू कैच हिम। जो चोर है उसने उसके नाक पे हिट किया जब क्या किया, उसने पकड़ने की कोशिश की चोर को। तो यहां पे हमें पता है जो नोज है ये बॉडी पार्ट है और बॉडी पार्ट के साथ हमें क्या लिखना पड़ता है, दा का इस्तेमाल करना पड़ता है। द थीफ हिट हिम ऑन द नोज व्हेन ही ट्राइड टू कैच हिम। नेक्स्ट में चलते हैं, द शर्माज हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1991। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो शर्माज के साथ जो ये हो गया, ये जितने भी हमने बात की थी फैमिली के साथ हम दा का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लूरल फैमिली के साथ, लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफी वाला नहीं आएगा, यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफी हटानी पड़ेगी। अब ये सही है, द शर्माज, द पांडवाज, द मौर्याज। ठीक है, ऐसे इनके साथ हमेशा दा का इस्तेमाल जरूर करें। तो इस प्रकार हमने ये सारे सेंटेंस सही कर लिए हैं। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ और फर्दर सेंटेंस को भी डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट, एक हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इफ ए कॉमन नाउन इज यूज्ड, इफ ए कॉमन नाउन इज यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर हम कॉमन नाउन को एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल करें तो आपको याद रखना है, तो सिचुएशन में हमें द आर्टिकल का इस्तेमाल करना होगा। देखो कैसे, जैसे अगर मैंने लिखा फादर, तो फादर एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं लिखूं द फादर तो ये क्या बन जाता है, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ये इसका मीनिंग है पिता, लेकिन द फादर का मीनिंग हो जाता है पितृत्व। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूं मदर तो इसका मीनिंग है माता, लेकिन अगर मैं द मदर लिखता हूं तो इसका मीनिंग बन जाता है मातृत्व। तो याद रखें, जब हम किसी कॉमन नाउन को एज ए ट्रीट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, तो उस सिचुएशन में हमें हमेशा द का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, देखो समझना। क्रिकेटर इन हिम was not able to control himself and he ran towards the field as soon as he got a new bat। उसके अंदर जो क्रिकेट का मतलब जो उसके अंदर गुण था, ठीक है, गुणत्व जो था वो उस was not able to control himself, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड ही रन towards the field as soon as he got a new bat, जैसे ही उसे नया बैट मिला वो फील्ड की ओर दौड़ पड़ा। अब यहाँ पे हमें क्रिकेटर की बात नहीं करनी, उसके गुण की बात करनी है। तो यहाँ पे क्रिकेटर के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, द क्रिकेटर इन हिम। उसके अंदर जो क्रिकेट खेलने का जो भूत था, यानी जो उसको क्रिकेट खेलने का जो जुनून था, उस जुनून के बारे में अगर हम बात करनी है, द क्रिकेटर इन हिम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे द इस्तेमाल करना होगा। ऐसे ही ए डेविल इन हिम अवोक, उसका दानव वो मतलब जाग गया, व्हेन ही सा, जब उसने देखा, हिज वाइफ, उसकी पत्नी मिस्टर शर्मा के साथ उसने देख लिया, उसके अंदर का दानव जाग गया
जब उसने देखा कि उसकी पत्नी मिस्टर शर्मा के साथ खड़ी है ऐसे। तो यहाँ पे हमें दानव की नहीं, उसके दानत्व होने के गुण की बात करनी है, तो हमें ए नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा द डेविल इन हिम। ठीक है। तो अगर हम किसी कॉमन नाउन को एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट करें तो उसके साथ दा लगाना पड़ता है। जैसे एक और सेंटेंस है, द जज इन हिम, उसके अंदर का जज प्रिवेल्ड अपॉन फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड है मीन्स उसके जो जज था उसने क्या किया कि प्रिवेल कर दिया अपनी फ्रेंडशिप को। ठीक है, उसने फ्रेंडशिप को किनारे कर दिया और क्या किया, अपना डिसीजन दे दिया मोहन के अगेंस्ट। यहाँ पे अब उसकी दोस्ती की बात नहीं चल रही, उसके फ्रेंड की बात नहीं कर रहे। उसने क्या कर दिया, उसके अंदर के जज ने उसकी दोस्ती जो थी, दोस्त की नहीं दोस्ती जो थी उसको साइड में कर दिया और फिर उसके अगेंस्ट क्या दे दिया, जजमेंट दे दिया, डिसीजन। तो यहाँ पे फ्रेंड नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, द फ्रेंड लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे द फ्रेंड का मीनिंग क्या हो गया, एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंडशिप। ठीक है, तो उसने अपनी फ्रेंडशिप को किनारे करके क्या किया, उसके अगेंस्ट मतलब डिसीजन दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे द फ्रेंड लिखना बेटर होगा, या आप फ्रेंडशिप भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है ये गलत है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, द फ्रेंड। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कॉमन नाउन को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट करते हैं तो उसके साथ हमेशा द आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। जैसे द फादर इन हिम, जैसे द मदर इन हिम, तो द का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं।